Good morning students. Today in this video we will study our exercise 6.2 of the paper Partial Differential Equations from the book Jeevan Sons Publications. Watch this video and solve these questions with the help of book. Working rule for reduction to canonical form. Write the given equation in the standard form as capital R into small r plus capital S into small s plus capital T into small t plus f of x, y, z, p, q is equal to 0. Equation 1 may be hyperbolic or parabolic or elliptic according as s square minus 4rt is greater than or equal to or less than 0. जो आपकी एक्सरसाइज 6.1 है उसमें आपने क्लासिफिकेशन करना सीखा था इस टाइप की इक्वेशंस का। जो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है ये है सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर जो आपका स्मॉल p है वो है करली z बाय करली x, स्मॉल q है करली z बाय करली y, स्मॉल r है करली स्क्वायर z बाय करली x स्क्वायर यानी कि z का विद रिस्पेक्ट टू x सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव, t है आपका z का विद रिस्पेक्ट टू y सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव और s है आपका करली स्क्वायर z बाय करली x करली y। तो स्मॉल r स्मॉल s स्मॉल t सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, p एंड q फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, x और y आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, z आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ ये जो मैंने f फंक्शन लिखा है इसका मतलब है x, y, z और p q जो भी टर्म्स में इन्वॉल्व हो रहा है वो फंक्शन तो मैंने कर दिया सेपरेट और जिन टर्म्स में सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो हमने कर लिए सेपरेट। जो आपका स्मॉल r का कोफिशिएंट है उसे आपने कैपिटल R से डिनोट करा है, स्मॉल s के कोफिशिएंट को हमने कैपिटल S से डिनोट करा है, स्मॉल t के कोफिशिएंट को हमने कैपिटल T से डिनोट करा है। जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमने सीखा था कि हम s स्क्वायर माइनस 4rt निकालते हैं। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाती है तो आपकी जो इक्वेशन है वो क्या कहलाती है, हाइपरबोलिक। अगर ये वैल्यू 0 आ जाती है तो आपकी इक्वेशन कहलाती है पैराबोलिक। अगर ये वैल्यू लेस देन 0 आती है तो आपकी इक्वेशन क्या कहलाती है, इलिप्टिक। तो एक्चुअल में जो फर्स्ट स्टेप में आप वर्क करेंगे वो एज इट इज आपका फर्स्ट एक्सरसाइज वाला सेम रिपीट होगा। अब वहां पर आपने सिर्फ क्लासिफाई किया था कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपकी किस टाइप की है, हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है या इलिप्टिक है। अब इस एक्सरसाइज में हम उस इक्वेशन को आफ्टर क्लासिफिकेशन कैनोनिकल फॉर्म में भी कन्वर्ट करेंगे। तो अब जो हम प्रोसेस समझ रहे हैं वो ये कि इस इक्वेशन को कैनोनिकल फॉर्म में आप कैसे कन्वर्ट करोगे। ये है आपका एक्सप्रेशन जिसमें आपको वैल्यूज पुट करनी है, कैपिटल R लैम्डा स्क्वायर प्लस कैपिटल S लैम्डा प्लस कैपिटल T इक्वल्स टू 0, यानी कि स्मॉल r का कोफिशिएंट, स्मॉल s का कोफिशिएंट, स्मॉल t का कोफिशिएंट। अगर ये वैल्यूज आप यहाँ पुट कर देंगे तो ये लैम्डा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स आएंगे, मैंने उनकी वैल्यूज लिखी लैम्डा 1 और लैम्डा 2। क्वेश्चन में जब आप वैल्यूज पुट कर देंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के किसी भी मेथड से आप इसे सॉल्व करेंगे और इसके रूट्स निकालेंगे। अब आपने जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है तो तीन टाइप के केस होते हैं, या तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे होते हैं, रियल, डिस्टिंक्ट और रियल एंड इक्वल या कॉम्प्लेक्स। थ्री केस हो गए ना कि रियल में या तो दोनों रूट्स डिफरेंट होंगे, रियल में दोनों रूट्स सेम होंगे, या आपके रूट्स क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट्स। तीनों ही केसेस को हम यहाँ पर सॉल्व करना स्टडी करेंगे। अब मान लीजिए आपकी नोटेशन फॉर्म में अगर मैं कहूँ कि इस इक्वेशन के रूट्स आते हैं लैम्डा 1 और लैम्डा 2, तो आपने ये दो लीनियर
डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, आपकी ऑर्डर और डिग्री दोनों ही इनका 1 है, कि हमने dy बाई डी एक्स प्लस में लेमडा की पहली वैल्यू इक्वल टू 0, dy बाई डी एक्स प्लस में लेमडा की दूसरी वैल्यू इक्वल्स टू 0। ये दोनों इक्वेशंस ध्यान से नोट कीजिए, इनमें पार्शियल डेरिवेटिव्स ना इन्वॉल्व होके कौन से डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स। आपको इन दोनों का ही इंटीग्रेशन करना है और इंटीग्रेशन करके दो सॉल्यूशन निकालने हैं। अब कैसे करा जाएगा इंटीग्रेशन, सिंपल dy बाई डी एक्स को क्या लिख देंगे, इज इक्वल टू में माइनस लेमडा 1, dx उधर की साइड गया, सिंपल इंटीग्रेट करके सॉल्व हो जाएंगे। तो जो दो सॉल्यूशन आए वो एक सॉल्यूशन है f ऑफ एक्स वाई, f1 फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दूसरा है f2 फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। स्टेप नंबर 4, अब हम क्या कर रहे हैं, नोटेशन यूज कर रहे हैं। स्मॉल u से हमने डिनोट कर दिया पहले वाले फंक्शन को, स्मॉल v से डिनोट कर दिया दूसरे वाले फंक्शन को। यहाँ पर आप किसी को भी u और किसी को भी v ले सकते हैं। अगर f1 और f2 का यहाँ रोल इंटरचेंज होगा तो उसके आपका लास्ट आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आता। अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर किसी क्वेश्चन में लेमडा 1 और लेमडा 2 दोनों ही सेम होंगे तो f1 और f2 भी सेम हो जाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ एक ही फंक्शन आएगा u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। इस केस में जो आपको v है वो अपनी तरफ से चूज करना होगा, लेकिन उस v पर कुछ कंडीशंस हैं। क्या कि वो आपको इस तरह से चूज करना है कि u और v फंक्शन दोनों ही आपस में क्या हो, इंडिपेंडेंट। फॉर दिस आपको क्या वेरीफाई करना होगा, जैकोबियन ऑफ u एंड v, करली यू वी बाय करली एक्स वाई नॉट इक्वल्स टू 0। अब इसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है एक बार यहाँ देख लेते हैं, एक मिनट। हाँ जी, ये रहा, ये है आपका पेज नंबर 6.6। यहाँ पर इसने क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है कि जैकोबियन आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैकोबियन अगर आपको निकालना है फंक्शन u v का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, यहाँ पे u भी फंक्शन है एक्स वाई का और v भी फंक्शन है एक्स वाई का, इसका फॉर्मूला होता है, आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट रो में आपने क्या लिखा, u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। सेकंड रो में आपने लिखा v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। आप इस 2/2 क्रॉस के डिटर्मिनेंट को सिंपल ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे माइनस ये दोनों, अगर ये वाला आंसर आपका नॉन जीरो आ जाता है तो हमारे फंक्शन u और v आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट। अगर ये फंक्शन आ जाता है आंसर 0 तो आपके फंक्शन इंडिपेंडेंट नहीं है, वो क्या कहलाएंगे, डिपेंडेंट। तो आपने जिन क्वेश्चंस में आपका एक ही u आता है तो दूसरा फंक्शन आपने अपनी तरफ से चूज करने के बाद ये जरूर चेक करके देखना है कि जब आप u v का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जैकोबियन निकालते हैं तो उसकी वैल्यू नॉन जीरो जरूर आनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे वहीं, तो यहाँ पर हमने यही एक्सप्लेन किया कि हम दूसरा v कैसे चूज करेंगे। ज़्यादा डिटेल में मैं अभी तुम्हें एग्जांपल्स में एक्सप्लेन करूंगी, अभी के लिए बस हमें इतना समझ के रखना है कि u और v में से दूसरा v चूज करते हुए हमेशा ये जैकोबियन आपने कैलकुलेट ज़रूर करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, फिर आपने फाइंड करना है p q r s and t इन टर्म्स ऑफ u एंड v। इफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 आर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट तो u होगा आपका अल्फा प्लस आयोटा बीटा, v अल्फा माइनस आयोटा बीटा आर फंक्शंस ऑफ टू न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। So in such a case p q r s t इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा, क्या कहा हमने कि अगर आपके लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू रियल आ जाती है तो हमें ये सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स इन टर्म्स ऑफ u और v निकालने हैं। लेकिन अगर आपके लैम्डा 1 लैम्डा 2 कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हैं तो इनकी वैल्यू भी u और v की वैल्यू क्या आएगी,
दो अदर वेरिएबल अल्फा और बीटा की फॉर्म में आएगी। तो ऐसे केस में हम पी क्यू आर एस टी की वैल्यू यू वी की फॉर्म में ना निकाल के किसकी फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे, अल्फा और बीटा की फॉर्म में। ये जो पी क्यू आर एस टी की वैल्यू आएगी इसे गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे और जो भी आपका वो आंसर रिड्यूस होकर आएगा वो आपकी रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म होगी। यहाँ पर इसने तीनों टाइप की इक्वेशंस में कैनोनिकल फॉर्म एक्चुअल में किस टाइप की होगी वो एक्सप्लेन किया हुआ है कि हाइपरबोलिक अगर इक्वेशन होती है तो कैनोनिकल फॉर्म इस टाइप से आएगी, पैराबोलिक है तो टाइप आपकी इस टाइप से आएगी, इलिप्टिक है तो आपकी टाइप इस टाइप से होगी। यहाँ पर क्या है कि इस टाइप की इक्वेशन में सिर्फ आपका z का विद रिस्पेक्ट टू uv ही पार्शियल डेरिवेटिव होगा और बाकी सारे फर्स्ट ऑर्डर वाले फंक्शंस हमने राइट साइड में रख लिए। जब आपकी पैराबोलिक होगी तो सिर्फ आपका z का विद रिस्पेक्ट टू v पार्शियल डेरिवेटिव रहेगा सेकंड ऑर्डर का, बाकी सारी टर्म्स जो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव की हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी कैंसिल हो जाएंगी। और यहाँ इलिप्टिक को एक्सप्लेन कर रहा है कि इलिप्टिक जब भी आपकी फॉर्म आएगी वो तभी आएगी जब आपके अल्फा और बीटा की फॉर्म में आपको नजर आ रहा है यहाँ पर कि जब आपके रूट्स क्या आएंगे लैम्डा के कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो उस केस में आपकी कैनोनिकल फॉर्म की फॉर्म इस टाइप की होगी। अभी हम एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, उसी से आपको प्रॉपर क्लैरिटी आएगी। फर्स्ट एग्जांपल, क्लासिफाई एंड रिड्यूस दिस इक्वेशन टू कैनोनिकल फॉर्म। अब ध्यान से देखिए, ये जो आपकी फर्स्ट टर्म है ये एक्चुअल में आपका स्मॉल r है, ये वाला पार्शियल डेरिवेटिव आपका स्मॉल s है, ये पार्शियल डेरिवेटिव आपका स्मॉल t है, ये पार्शियल डेरिवेटिव आपका स्मॉल p और ये पार्शियल डेरिवेटिव आपका स्मॉल q। तो हमने सबसे पहला काम यही किया है कि जो भी आपके पार्शियल डेरिवेटिव्स थे उन्हें p q r s t की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। फिर सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, कंपेयर करने के बाद इस गिवन इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके कैपिटल R की वैल्यू क्या है, स्मॉल r का कोफिशिएंट 1 है तो 1, स्मॉल s का कोफिशिएंट 4 है तो कैपिटल S की वैल्यू होगी, स्मॉल t का कोफिशिएंट है -5, कैपिटल T की वैल्यू हो गई। s स्क्वायर माइनस 4RT हमने कैलकुलेट करा, सारी वैल्यू पुट करके वैल्यू आई पॉजिटिव, इसलिए ये आपकी इक्वेशन कैसी हो गई, हाइपरबोलिक, यानी कि आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है, ये जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें r s और t की वैल्यूज पुट करी, बिल्कुल सिंपल सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। फैक्टराइजेशन के मेथड से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दो रूट्स आ गए 1 और -5, दोनों रूट्स रियल नंबर हैं और डिस्टिंक्ट हैं, तो मैंने लैम्डा 1 मान लिया 1, लैम्डा 2 मान लिया 5। आप किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड मान सकते हैं, इससे आपके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। आप लैम्डा 1 को -5 और लैम्डा 2 को 1 भी लेके चलेंगे तो भी आपका सॉल्यूशन ठीक रहेगा। स्टेप थर्ड, कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आल्सो नोन एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन टू ऑब्टेन द ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपको u और v फंक्शन निकालने हैं, उसके लिए आपने क्या इक्वेशन चूज करनी थी, अभी हमने वर्किंग रूल में पढ़ा, dy बाई डी एक्स प्लस लेमडा 1 इक्वल टू 0, dy बाई डी एक्स प्लस लेमडा 2 इक्वल्स टू 0। मैंने 1 और -5 पुट करा, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्या लिखोगे आप इसको, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1, dx उधर चला गया, dy इज इक्वल टू माइनस डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करा, y इज इक्वल टू -x प्लस c। ऐसे ही इधर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5, dx उधर चला जाएगा, सिंपल इंटीग्रेट करके आपके दो फंक्शन आ गए। अब इनमें से किसी भी एक फंक्शन को आप u नाम रख दीजिए, दूसरे फंक्शन का नाम v रख दीजिए। वेयर u एंड v आर इंडिपेंडेंट फंक्शंस। अगर आपको डाउट है तो यहाँ भी आप u और v का जैकोबियन निकाल कर चेक कर सकते हैं। जिस भी क्वेश्चन में रूट्स आपके डिस्टिंक्ट आएंगे ये दोनों फंक्शन ऑटोमेटिकली ऐसे फाइंड आउट होंगे कि जिनकी वैल्यू का जैकोबियन अगर आप निकालो तो ऑलवेज क्या आएगा, नॉन जीरो। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, पी क्यू आर एस टी की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ u एंड v। इसके लिए अब आपकी जो भी मैंने पार्शियल डेरिवेटिव्स की
स्टार्टिंग में प्रिलिमिनरीज में फॉर्मूलाज आपको याद करने के लिए, रिवाइज करने के लिए बोला था, वो सारी टेक्निक्स और फॉर्मूले यहाँ पर हम यूज करेंगे। स्मॉल p होता है आपका करली z बाय करली x, ठीक है। अब आपने p की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ u एंड v, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, z आपका गिवन जो था वो फंक्शन किस किस वेरिएबल का था, x और y वेरिएबल का, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका u और v है वो दोनों ही किस वेरिएबल के फंक्शन है, x, एक मिनट, इसको ऐसे नहीं, इसको एक मिनट, हाँ जी, u जो है यहाँ पे इसको हम f नाम दे देते हैं, u जो है वो फंक्शन किसका है, x और y का, और v जो फंक्शन है वो भी है आपका x और y का, ठीक है। फॉर्म चाहे कुछ भी हो, फंक्शन तो ये x y के ही है ना। इसको थोड़ा और मैं क्लियरली लिख देती हूँ यहाँ पर, z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x और y, ठीक है। अब क्योंकि z जो है फंक्शन x का भी है y का भी है, तो p आपका हो गया करली z बाय करली x, ये तो गिवन फॉर्मूले से। लेकिन अब एक्चुअल में जो u और v हैं दोनों x y के फंक्शन हैं, मुझे p की जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ u एंड v निकालनी है, ठीक है। तो करली z बाय करली x को हम क्या लिख सकते हैं, करली z बाय करली u इंटू करली u बाय करली x प्लस करली z बाय करली v इंटू करली v बाय करली x, की हमने z का विद रिस्पेक्ट टू u करा, फिर u का विद रिस्पेक्ट टू x, फिर z का विद रिस्पेक्ट टू v करा, v का विद रिस्पेक्ट टू x, जहां जहां u और v थे उनकी वैल्यूज पुट कर दी। अब करली बाय करली x अगर मैं y प्लस एक्स पे लगाऊं तो y का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 0, x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1, करली z बाय करली u तो रहा एज इट इज, ये पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू पुट हो गई। सेकंड में करली z बाय करली v तो रहेगा एज इट इज। इस एक्सप्रेशन का जब विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे तो y का तो 0 और इसका बचेगा -5, तो p की वैल्यू आ गई आपके पास ये। p होता है आपका करली z बाय करली x, ये है करली z बाय करली u -5 करली z बाय करली v। तो आपके पास करली बाय करली x की वैल्यू क्या आ गई, देखो मैं z हटा रही हूँ यहाँ से, करली बाय करली u -5 करली y करली v। इन ए सिमिलर वे अब आप q निकाल रहे हैं, q का फॉर्मूला होता है करली z बाय करली y। अगर मैं इसको इसी तरीके से लिखूं तो क्या बन जाएगा z का विद रिस्पेक्ट टू u और फिर u का विद रिस्पेक्ट टू y, z का विद रिस्पेक्ट टू v और v का विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। ये आपने टोटल पार्शियल डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला था वहां प्रिलिमिनरीज में मैंने ये फॉर्मूले आपको डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो अब हम उस पर ज़्यादा डिटेल यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। फिर क्या करेंगे, u और v यहाँ आ रहे हैं आपके राइट साइड में, हम क्या करते हैं इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करने के बाद आपका एक्सप्रेशन बना ये। अब आपने इन दोनों एक्सप्रेशन का विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, तो फर्स्ट का क्या होएगा 1, सेकंड का भी हो गया 1, आ गया ये वैल्यू थी करली z बाय करली y की, तो करली बाय करली y आपका बन गया ये, ठीक है। हमने सिंपल यहाँ से z हटा दिया। आगे आ जाते हैं r होता है आपका करली स्क्वायर z बाय करली x स्क्वायर, यानी कि करली z बाय करली x का विद रिस्पेक्ट टू x फिर से पार्शियल डेरिवेटिव। अभी लास्ट पेज पर आपने करली बाय करली x की तो ये वैल्यू निकाली थी और करली z बाय करली x की ये वैल्यू निकाली थी। देखो दोनों वैल्यूज में कुछ फर्क नहीं है, बस यहाँ मैंने z यूज करा, यहाँ विदाउट, ठीक है। अब क्या करें, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दे। अब देखो पहले मैंने करली बाय करली यू, ये वाली जो टर्म है इसे इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर -5 करली बाय करली यू को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया। ब्रैकेट खोलते हैं, जब ये फर्स्ट टू टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी तो करली स्क्वायर z बाय करली यू स्क्वायर आ जाएगा, फिर सेकंड में आएगा -5 करली स्क्वायर z बाय करली यू वी, और यहाँ से फिर -5 करली स्क्वायर z बाय करली यू वी, तो ये आपका बन गया -10। अब एक बात यहाँ आप नोटिस कीजिए, यहाँ आएगा करली u इंटू करली v,
यहाँ आएगा करली v इंटू करली u। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, यहाँ जो आपके फंक्शंस हैं वो आपके ऐसे हैं कि जिसमें ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स आपके ऑलवेज क्या है, इक्वल। एक्चुअल में ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हमेशा इक्वल नहीं होते हैं, कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के बाद ही ये इक्वल बनते हैं। वो कंडीशंस क्या है, इनके बारे में आप डिटेल में अपने एडवांस कैलकुलस वाले बुक में पार्शियल डिफरेंशियल्स का चैप्टर है वहां पर पढ़ेंगे। यहाँ अब हमारे इक्वल है तो -5 -5 मैंने -10 कर दिया। -5 को जब -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 करली स्क्वायर z बाय करली v स्क्वायर बन गया। इन ए सिमिलर वे जब आप s निकालेंगे, करली स्क्वायर z करली x करली y में पुट करा मैंने, करली z बाय करली y का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव। देखो करली बाय करली x की वैल्यू ये निकाली थी हमने, करली z बाय करली y की वैल्यू ये थी। बिल्कुल सिमिलरली p की तरह ही करली बाय करली u को पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर -5 करली बाय करली u को पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया। ब्रैकेट ओपन कर दे, ये क्या बन गया, करली स्क्वायर z बाय करली u स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर z बाय करली u करली v -5 करली स्क्वायर z बाय करली v करली u -5 करली स्क्वायर z बाय करली v स्क्वायर। तो ये -5 और ये +1 तो ये बन गया -4। ये आपकी v की वैल्यू, s की वैल्यू आ गई। ऐसे ही आपका t जब निकालेंगे, करली स्क्वायर z बाय करली y स्क्वायर, इसको मैं लिखूं करली बाय करली y इंटू करली z बाय करली y इज इक्वल टू में ये वाली जो वैल्यू मैंने लिखी करली बाय करली y की फोर्थ इक्वेशन से, और करली z बाय करली y की वैल्यू ये सिमिलरली अबव की तरह ही हमने देखो मल्टीप्लाई करा, ब्रैकेट ओपन करी, आपका आंसर आ गया। सिक्स्थ स्टेप में आपने अब ये जो p q r s t की वैल्यूज निकाली हैं, इनको अब हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखो, इक्वेशन जो आपकी 1 थी वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, वो थी आपकी r प्लस में 4s माइनस 5t माइनस 5t प्लस 6p प्लस 3q माइनस 9z इक्वल्स टू 0। अब देखो ये हमने पुट करी अपनी r की वैल्यू, प्लस में 4 लिख के ये s की वैल्यू, -5t की वैल्यू, प्लस ये है आपकी 3q की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, उसमें बाहर मल्टीप्लाई में था, और -9z की वैल्यू, क्योंकि देखो ये जो q की वैल्यू थी हमारी, सॉरी ये वाली है 6p की वैल्यू, सॉरी, और ये है प्लस, ये है आपकी q की वैल्यू, और ये आपका आ गया 9z। ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब जरा ध्यान से देखो, करली स्क्वायर z बाय करली u स्क्वायर की एक टर्म ये है 2 3, यहाँ इसका कोफिशिएंट कितना है -5, यहाँ कितना है +4, यहाँ कितना 1, तो सभी कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही करली स्क्वायर z बाय करली uv की टर्म्स कितनी है, एक तो एक कोफिशिएंट आएगा -10, यहाँ से आएगा देखो 4 इंटू -4 -16, -5 + 2 आपका बन जाएगा 10। ऐसे ही हमने सभी कोफिशिएंट्स, लाइक टर्म्स के कोफिशिएंट क्या कर लिए, कलेक्ट कर लिए। कलेक्ट करने के बाद अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ तो ये सब कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बचा -10 और -16, ये बच गया -36। 25 -20 -5 कैंसिल हो गया, यानी कि इस पार्शियल डेरिवेटिव का कोफिशिएंट 0। 6 + 3 ये 9 हो गया, -30 + 3 -27 9। अब नेक्स्ट स्टेप पे मैंने क्या किया इधर सिर्फ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव रखने हैं अपने लेफ्ट साइड पे। ये बात ध्यान से नोट करनी है आपने कि आपने हर क्वेश्चन में लास्ट में जब सिंप्लीफाई करना है, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है
उसको आपने ध्यान से क्या ऑब्जर्व करना है कि उसमें जो भी आपका सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1। तो यहाँ 36 था, मैं सभी को राइट साइड ले गई, ये सभी आपके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है या आपकी डिग्री 1 की टर्म्स है। आपने क्या करा, 9/36 से ये आपके रिक्वायर्ड क्या आ गई, कैनोनिकल फॉर्म। नोट में इसने वही एक्सप्लेन करा है कि यहाँ पर ये जो फंक्शन थे इंडिपेंडेंट थे, इसलिए हमने वेरीफाई नहीं किया। आप चाहें तो यहाँ इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। सेकंड एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में सिमिलर बहुत कुछ ऐसा ही किया है इसने सॉल्व। ये आपकी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपने क्लासीफाई भी करना है और फिर रिड्यूस भी करना है। तो सबसे पहला काम तो मैंने करा, ये आपका पार्शियल डेरिवेटिव t है, ये आपका पार्शियल डेरिवेटिव s है, ये आपका p है, ये आपका q, कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करने के बाद इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करा तो कैपिटल R, क्योंकि स्मॉल r है ही नहीं तो कैपिटल R की वैल्यू हो गई 0, s की वैल्यू यहाँ पर देखो स्मॉल s का कोफिशिएंट -1 हो गई, स्मॉल t का कोफिशिएंट 1, कैपिटल T की वैल्यू हो गई। मैंने s² - 4rt में पुट करी, पुट करने पर आपकी वैल्यू आई 1 जो कि पॉजिटिव है, इसलिए इक्वेशन क्या हो गई, हाइपरबोलिक। यानी कि इसके साथ ही आपका फर्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट। सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है, ये इक्वेशन है r² प्लस s प्लस t, इसमें वैल्यूज पुट करी। r क्योंकि आपका 0 है तो ये एक्चुअल में डिग्री 1 की ही इक्वेशन बनी और लैम्डा की आपको एक ही वैल्यू फाइंड आउट हुई। तो अब ये आपका इक्वल वैल्यू वाला केस आ गया। अब क्योंकि आपको फंक्शन की रिक्वायरमेंट है दो, एक u फंक्शन की चाहिए आपको वैल्यू और एक v फंक्शन की, तो अभी यहाँ से तो सिर्फ एक ही फंक्शन आ सकता है, dy/dx प्लस लैम्डा प्लस 1 करा, dx प्लस dy इक्वल्स टू 0, इंटीग्रेट करा x प्लस वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो आपके पास एक फंक्शन आ गया है u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब आपको दूसरा फंक्शन v, क्योंकि यहाँ से इवेल्युएट नहीं हुआ तो उसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, और वो कैलकुलेशन आपने अपनी मर्जी से उस फंक्शन को चूज करना है, और चूज करने के बाद ये जैकोबियन कैलकुलेट करके देखना है कि क्या ये डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। अगर ये किसी क्वेश्चन में 0 है और वो फंक्शन आप चूज करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। अब देखो एक्चुअल में इस टाइप के क्वेश्चंस का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हो सकता कि एग्जैक्टली आप ये फंक्शन चूज करो तो आपका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो ही आएगा। ऐसे क्वेश्चंस में आप प्रैक्टिस जैसे जैसे करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आप ये फंक्शन कैसे चूज कर सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट आप ध्यान से नोट करें कि इस टाइप के क्वेश्चंस में डिफरेंट डिफरेंट चॉइस फॉर वी के लिए डिफरेंट डिफरेंट आंसर आएंगे, तो आंसर आपका यूनिक नहीं होगा। अगर आपने v का कोई और फंक्शन यूज कर लिया जिसके साथ इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो वो भी आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। ऐसा यहाँ कोई कंपल्सेशन नहीं है कि आपने v यही चूज करना है, बस कंडीशन क्या है, जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में चूज करो u और v का जैकोबियन क्या आना चाहिए, नॉन जीरो। मैंने यहाँ पर v चूज करा, सिंपल सा x, आप y भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैकोबियन निकाला, आप देखो u का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या है 1, u का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव क्या है 1, फर्स्ट रो लिख दी। v का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव है 1, विद y 0, डिटर्मिनेंट निकाला 1 आ गया नॉन जीरो। अब देखो यहाँ पर अगर मैं v को y लेती तो ये आपका यहाँ पर क्या आ जाता 1 और यहाँ आता 0, तो भी आपका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा था। तो दोनों ही केसेस में आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। दिस शोज दैट u एंड v आर इंडिपेंडेंट फंक्शन। अब हम क्या निकालेंगे, p q r s एंड t। तो ये आपका p q r s एंड t निकालने के लिए तो आपका ये स्टेप आ गया, एक्चुअल में मैं लिख रही हूँ तुम्हारे लिए फिफ्थ स्टेप, जो आपने सेकेंड स्टेप आपका हो चुका है। थर्ड स्टेप में आपने ये इक्वेशन सॉल्व की थी। स्टेप वाइज जब आप क्वेश्चन को करते हैं तो उसका मेन बेनिफिट ये होता है कि आपका कोई स्टेप मिस होने के चांसेस नहीं रहते। तो अब देखो हम p है हमारा करली z बाय करली x, वही लास्ट क्वेश्चन की तरह करली z बाय करली u इंटू करली u बाय करली x प्लस करली z बाय करली v इंटू करली v बाय करली x।
करली z बाय करली u एज इट इज रहा, करली बाय करली x इनटू में u की वैल्यू पुट कर दी, v की वैल्यू पुट कर दी, ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स पुट करें, p की वैल्यू आ गई। इन ए सिमिलर वे क्यों निकाला, करली z बाय करली y इज इक्वल टू करली z बाय करली u इंटू करली u बाय करली y प्लस करली z बाय करली v इंटू करली v बाय करली y। वैल्यूज पुट करी, करली बाय करली y क्या हो गया आपका x प्लस वाई, v आपका x है, दोनों पार्शियल डेरिवेटिव निकाले, क्यू की वैल्यू आ गई, क्यू है आपका करली z बाय करली u, यानी कि करली z बाय करली y की वैल्यू है करली z बाय करली u, तो कर्ल बाय करली y क्या हो गया, कर्ल बाय करली u, यानी कि y और u के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या है आपके, इक्विवेलेंट। ऐसा आपका ये होता है जिसे आप करली बाय करली y इंटू करली z बाय करली x भी लिख सकते हैं, और आप वैसे इसको कर्ल बाय करली x इंटू करली z बाय करली y भी लिख सकते हैं। दोनों ही मेथड से आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर सेम आएगा, लेकिन मैंने यहाँ ऑर्डर क्यों चेंज कर दिया, क्योंकि करली बाय करली y का तो आंसर सिंपल करली बाय करली u है, मैं करली z बाय करली x की वैल्यू पुट करके उसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूंगी। अगर आप इसी तरीके से पुट करना चाहें तो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, करली z बाय करली y की जगह लिख देंगे करली z बाय करली u और करली बाय करली x के ऊपर से वैल्यू पुट कर देंगे, तो दोनों ही तरीके से आपका क्वेश्चन क्या माना जाएगा, ठीक। हाँ जी, नेक्स्ट पेज पे देखो, हमने इसे सिंप्लीफाई किया, वैल्यूज पुट कर दी, दोनों पार्शियल डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर दिए, ऐसे ही अपना टी सिंपल तरीके से सॉल्व कर दिया। अब ये आ गया आपका स्टेप नंबर 6, वैल्यू पुट करनी है, आर तो है ही नहीं ना, क्योंकि हमारे पास पी क्यू एस एंड टी, मैंने यहाँ आर क्यों नहीं निकाला, क्योंकि जो आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें आपका स्मॉल आर इन्वॉल्व हो ही नहीं रहा। तो जो आपकी फर्स्ट टर्म थी टी, तो देखो टी की वैल्यू आई थी ये, मैंने यहाँ पे पुट कर दी। नेक्स्ट टर्म थी माइनस एस, ये आपकी एस की वैल्यू है। नेक्स्ट टर्म थी प्लस पी, ये आपकी पी की वैल्यू है, माइनस क्यू की वैल्यू, इनटू में 1 प्लस 1 बाय एक्स प्लस में z बाय एक्स। अब जैसे ही आपने सारी वैल्यूज पुट करी, अब ध्यान से देखिए, ये वाली टर्म यहाँ कैंसिल हो रही है, ये प्लस माइनस माइनस की बची, और बाकी हमने सारी टर्म्स अपनी लिख दी। लिखने के बाद आपने क्या करना है, मैंने वहां भी आपको बताया था कि सेकंड ऑर्डर जो भी पार्शियल डेरिवेटिव्स बचेगा, हर बार एक ही टर्म बच रही है आपकी अभी तक, उसे लेफ्ट साइड पर रखो और बाकी सारी टर्म्स राइट साइड पर ले जाओ। अब यहाँ उसका कोफिशिएंट हमें 1 बनाना था, तो इस माइनस को भी हम दूसरी साइड ले गए और आपने सिंप्लीफाई कर दिया। अब एक पॉइंट आपने हमेशा लास्ट में ये नोट करना है कि जो आपका आंसर आएगा उसमें आपका x और y वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो अगर आपकी कोई टर्म x या y वेरिएबल में आ रही है, तो जहां पर आपने u v को x y की फॉर्म में निकाला था, वहां से आपको उनकी वैल्यूज रिप्लेस करना मस्ट है। अब यहाँ पर देखो, x की वैल्यू क्या पुट कर दी इसने, v, यहाँ पर z बाय x था, x की वैल्यू क्या पुट कर दी, v। choose v very carefully so that u and v are independent function। v को केयरफुली चूज करना तो जरूरी है, इसीलिए कि u और v इंडिपेंडेंट हो। साथ ही अगर आपने v को बहुत कॉम्प्लिकेटेड नेचर का चूज कर लिया तो भी आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि v जैसे ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, ये सारे पार्शियल डेरिवेटिव कॉम्प्लिकेटेड होकर भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। जो अभी आपका फर्स्ट एग्जाम्पल था, उस एग्जाम्पल में लास्ट वाले आंसर में कहीं भी एक्स वाई नहीं आ रहा था, तो वहां पर हमने कुछ रिप्लेस नहीं किया था। क्योंकि इस क्वेश्चन में आ रहा है, तो आपने हमेशा याद रखना है कि जो भी आपका लास्ट आंसर होगा उसकी लेफ्ट हैंड साइड का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पर सिर्फ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स होने चाहिए, और आपका कहीं पर भी एक्स और वाई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। थैंक यू।